हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीट क्रैश कोर्स विद एनसीईआरटी हाईलाइट। हमारा चैप्टर चल रहा है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, जिसके अंदर हम बेसिक इंट्रोडक्शन कर चुके हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट किस टाइप के हैं, कौन से ऑर्गेनिजम्स उनको निकालते हैं, ये देख चुके हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम स्टार्ट कर चुके हैं, जिसके अंदर अभी तक हमने सिर्फ किडनी के बारे में पढ़ा है। आज का हमारा मेन कंसर्न है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होता है, कैसे काम होता है नेफ्रॉन के अंदर, क्या क्या पार्ट्स हैं उसके। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। पहली चीज, आपको नेफ्रॉन, ये एनसीईआरटी में हमें डायग्राम दे रखा है। देखो, ये डायग्राम दे रखा है, बड़ा गुचुड़ पुचुड़ सा डायग्राम है। अब इस डायग्राम के कई पार्ट्स हमें दिखा रखे हैं। तो पहली चीज तो हम जानते हैं नेफ्रॉन होता क्या है। देखो बच्चों, आप किडनी पढ़कर आए हो। किडनी हमने देखा कि हमारे अंदर पीछे की साइड पेयर के अंदर होती है, ठीक। हमारी किडनीज का काम होता है यूरिन बनाना। पर बेटा, किडनी में भी कौन यूरिन बनाता है? तो हमारा किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होता है? नेफ्रॉन। ये जो डायग्राम आपको भी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये किसका डायग्राम है? नेफ्रॉन का। पर ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इसको समझने के लिए हम अपना खुद का सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाते हैं और एक एक पार्ट को समझते जाते हैं। चलो, लेट्स स्टार्ट विद इट। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा ब्लड फ्लो समझेंगे। ब्लड फ्लो का मतलब समझते हो? किस तरीके से किडनी तक ब्लड आता है और कैसे यूरिन फॉर्मेशन के लिए ब्लड आया और फिर कैसे वो ब्लड वापस से किडनी से गया, ये वाला हम सर्कुलेशन चेक करते हैं। चलो, लेट्स स्टार्ट। तुम्हें पता है ये सारा सर्कुलेशन का काम शुरू कहाँ से होता है? हमारे हार्ट से। तो ये नहीं, आज ये वाला हार्ट बनाएंगे। दिस इज़ आवर हार्ट, ठीक है। हार्ट से जो अच्छा वाला ब्लड, बोले तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, किसका काम होता है? किधर की साइड से पंप होता है? लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड से वो ब्लड जाता किस में? एओर्टा। एओर्टा क्या है? हमारी बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी। तो ये लो जी, एओर्टा के अंदर मैंने ब्लड डाला। ये लो, फर्स्ट अपनी आर्टरी आ गई एओर्टा। अब यार, एओर्टा तो एक है, पूरी बॉडी इतनी बड़ी है, तो मेरे को इसको डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो ये फर्दर जाके बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, यानी कि फर्दर और छोटी छोटी आर्टरीज बन जाती है। तो आ जाओ, अपन भी इसको फर्दर आर्टरीज में डिवाइड कर लेते हैं। लेट्स सपोज बेटा, अभी के लिए सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने इसमें से सिर्फ 2 आर्टरी निकाली। बट आप इमेजिन कर सकते हो ना, तुम्हारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं सब तक आर्टरीज जानी है, तो उतनी ही ब्रांचिंग होती जाएगी, ठीक है। सो ये हो गई मेरी बॉडी की आर्टरी। अब क्योंकि मेरा यहाँ पे पर्टिकुलर टॉपिक ही किडनी है, तो मैं किडनी बना लूँ जरा, क्योंकि मुझे आगे जाके किडनी में ही काम करना है। सो ये बना ली मैंने अपनी किडनी। दिस इज़ माई 1 किडनी एंड दिस इज़ माई अनदर किडनी। बन गई किडनी। अब मुझे इन दोनों किडनी तक, क्योंकि किडनी लिविंग है, तो मुझे इसको ब्लड सप्लाई देना है। सो बेटा, आर्टरी यहाँ आकर अंदर एंटर करती है। देखो भाई, आर्टरी इधर भी जाएगी, इधर की साइड भी और इधर की साइड भी। सो लेट्स सपोज आर्टरी ये जा रही है इधर वाली साइड और एक जा रही है इधर वाली साइड। ये आर्टरी चल रही है। अब बेटा, पर्टिकुलरली ये आर्टरी आपकी किडनीज को ब्लड पहुंचा रही है। तो जो आर्टरी किडनी को ब्लड पहुंचाए, उस आर्टरी को मैं एक नाम दे सकती हूँ रीनल आर्टरी। ये कौन सी आर्टरी हो गई मेरी? रीनल आर्टरी, ठीक है। अब रीनल आर्टरी अंदर जाएगी, ठीक। अब अंदर किडनी के अंदर नेफ्रॉन है। यहाँ तक की पिक्चर सबको समझ आ गई? किडनी के अंदर क्या है? नेफ्रॉन। सो पहली चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, किडनी के अंदर कितनी नेफ्रॉन होती है? 1 मिलियन तक नेफ्रॉन होती है हमारे पास। और किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है नेफ्रॉन, ठीक। उसमें से अभी हम इमेजिन करेंगे एक नेफ्रॉन। पहले मैं समझूंगी सिर्फ एक नेफ्रॉन। ये जो डायग्राम अभी आपके सामने है, अभी तक मैंने सिर्फ ब्लड किडनी में पहुंचाया है। तो देखो हुआ क्या है। ये एओर्टा से ब्लड गया। इस ब्लड के पास, ध्यान से सुनना, काम का सामान भी है। ब्लड के पास सामान क्या क्या है? देखो भाई, ब्लड के पास यहाँ पे एक तो काम के सामान में न्यूट्रिएंट्स होंगे, ऑक्सीजन होगी, काम के सामान होंगे बहुत सारे। अलॉन्ग विद दैट आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो मेन है, यूरिया, थोड़ा सा यूरिक एसिड, बाकी कुछ कचरा वचरा सब होगा। सो ये कचरे सहित आपका रीनल आर्टरी एंटर करेगा आपकी किडनी में। तो बेटा, अब किडनी में शुरू होता है रोल नेफ्रॉन का। तो आओ जानते हैं पहले नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। इसकी पिक्चर अभी बाकी है, तुमने अभी तक रीनल आर्टरी पहुंचा दी है। चलो स्टार्ट करते हैं।
नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसे स्टार्ट होगा? आपका ये जो रीनल आर्टरी है ना, रीनल आर्टरी अंदर जाएगा। रीनल आर्टरी कहेगा यार किडनी में तो मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन है, किस किस तक पहुँचूँ, कैसे पहुँचूँ, तो मेरे को इसको फर्दर डिवाइड करना पड़ेगा। तुम्हें पता है कि जब भी आर्टरी फर्दर डिवाइड करती है हमें क्या बनाना पड़ता है? आर्ट्रियोल। तो यहाँ पे मैं आर्टरीज को फर्दर सब डिवाइड कर देती हूँ। लो जी, आर्टरीज को मैंने क्या कर दिया? फर्दर सब डिवाइड कर दिया। जब भी कोई आर्टरी फर्दर सब डिवाइड होती है उसको हम बोलते हैं आर्ट्रियोल। दैट इज कॉल्ड एज आर्ट्रियोल। ठीक, अब यहाँ पर मैं बहुत सारी नेफ्रॉन्स इमेजिन करना चाह रही हूँ, पर यार बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर मैं मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन बनाने लगी। तो मैं अभी सिर्फ एक नेफ्रॉन बनाऊंगी। टू सिंप्लीफाई द कॉन्सेप्ट मैं अभी अंदर की एक नेफ्रॉन को जूम करने वाली हूँ। आ जाओ चलो। तो ये मेरी आर्ट्रियोल जो है ये जाना शुरू हो रही है नेफ्रॉन के अंदर। बेटा देखो ध्यान से, ये आर्ट्रियोल अंदर की तरफ एंटर करना शुरू कर रही है। जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है ना ऐसा, वहाँ पे अंदर एंटर करना शुरू कर रही है। अंदर बोल रही हूँ मैं, ए से अंदर, ए से एफेरेंट आर्ट्रियोल। तो हमारी सबसे पहले आर्ट्रियोल कौन सी हो जाएगी? एफेरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है, अब एफेरेंट आर्ट्रियोल को थोड़ा अंदर जाना है। तुम्हें पता है आर्टरीज डिवाइड करती हैं आर्ट्रियोल में, आर्ट्रियोल्स फर्दर डिवाइड करके क्या फॉर्म करते हैं? हमेशा कैपिलरीज। तो एज यूजुअल ये क्या बना लेंगे? दे विल फॉर्म कैपिलरीज। लो जी, ये लो कैपिलरी बन गई। ये यहाँ पे मैंने कैपिलरी बना दी। अब बेटा इस कैपिलरी के बड़े नखरे, कैपिलरी नहीं बनना चाहिए। इसने बोला मेरा एक बढ़िया नाम दो, तो इसको हमने एक शानदार नाम दिया जिसको आप क्या बोलते हो? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस कुछ और नहीं, इट इज स्टफ्ड ऑफ कैपिलरीज, कुछ भी नहीं है। आर्टरी, आर्ट्रियोल, कैपिलरी। इस कैपिलरी का नाम कैपिलरी ना होकर क्या हो गया? ग्लोमेरुलस। ठीक है, अब ये कह रहा है कि मैं देख किसको रहा हूँ, अभी तक तो तुम्हें कुछ दिख नहीं रहा। तो पीछे रिमेनिंग पार्ट ऑफ नेफ्रॉन है। ये जो कैपिलरीज है ना, ये कैपिलरीज एक स्ट्रक्चर के अंदर बनती हैं। देखो ये रहा वो हमारा स्ट्रक्चर जिसको ऐसा अपन सी शेप बनाते हैं, लाइक दिस। दिस इज माई फर्स्ट स्ट्रक्चर जिसके अंदर आके मेरी कैपिलरीज फॉर्म हुई। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज बाउमेन्स कैप्सूल। क्या बोलते हैं इसको अपन? बाउमेन्स कैप्सूल। अब देखो जो ये ब्लड आया है ना, इस ब्लड का काम क्या था? इस ब्लड का काम है ऑक्सीजन देना, न्यूट्रिएंट देना, काम के सामान देना, प्लस साथ के साथ कचरा भी देना। तो वो सारा सामान कहाँ डालेगा? बाउमेन कैप्सूल में। अब वो कहेगा चलो चलो मैं निकलता हूँ। ठीक है, निकलने से पहले इसको पता नहीं था कि जो आपका बाउमेन्स कैप्सूल है इसके फर्दर आगे की तरफ भी पार्ट्स बनेंगे। देखो फर्दर बाउमेन कैप्सूल ओपन अप होता है नेक्स्ट पार्ट में। ये जो ट्यूब्यूल जैसा है, ट्यूब जैसा है, इसको हम बोलते हैं पीसीटी। पीसीटी का मतलब होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब तुम्हें डरना नहीं है, वर्ड्स का मतलब सीखो। देखो बाउमेन कैप्सूल के पास, प्रॉक्सिमल वर्ड का मतलब होता है पास, तो जो चीज पास है उसका नाम क्या रख दिया? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, मतलब बाउमेन कैप्सूल के पास। तो तुम कैसे याद रखोगे? पी से पास, पी से प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल फर्दर ओपन अप करती है इसे नीचे हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर में। तुम्हें पता है ना, तुमने कभी लड़कियों की हेयर पिन तो देखी ही होगी आई थिंक। वो जो जूड़ा पिन लगती हैं वैसी सी एक पिन आती है ना, यूं वाली, वैसा हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है, लाइक दिस, लाइक दिस। ये देखो दिख रहा है तुम्हें? ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, ये जो लूप के अंदर ऐसे फॉर्म हुआ है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज लूप ऑफ हेनले। क्या बोलेंगे इसको अपन? लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले आगे ऐसे पूरा राउंड करके वापस से आगे की तरफ यूं ओपन अप हो जाएगा, लाइक दिस, ऐसे ट्यूब्यूल की तरह वापस से। अब बेटा ध्यान से देखो, बाउमेन कैप्सूल से ये वाला पार्ट धूर है, धूर है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डी से धूर, डी से डिस्टल, और डिस्टल वर्ड का मतलब ही होता है धूर। तो इस वाली ट्यूब्यूल का नाम क्या रख दिया? डीसीटी, जहाँ पे डी का मतलब क्या है? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्लियर? आगे देखो, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आगे जाकर ओपन अप करेगी एक बड़ी सी डक्ट में जिसको हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिंग डक्ट। क्या बोलेंगे बच्चों इसको अपन? कलेक्टिंग डक्ट।
अब ध्यान से तुम मज़ेदार बात सुनना। मैंने तुमको बोला मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन है, तो भाई नेफ्रॉन्स की ओपनिंग मुझे कहीं तो करनी पड़ेगी ना। सो इधर से नेफ्रॉन, उधर से नेफ्रॉन, इधर से नेफ्रॉन, उधर से नेफ्रॉन, सारी नेफ्रॉन्स, खूब सारी नेफ्रॉन्स ओपन अप करती हैं ऐसे कलेक्टिंग डक्ट में। तो ये जो कलेक्टिंग डक्ट में, जैसे मैंने यहाँ पे एक ओपनिंग बनाई, यहाँ मैं एक ओपनिंग बना दूँ, यहाँ मैं ओपनिंग बना दूँ, तो मैं कहना चाह रही हूँ कि नॉट ओनली सिंगल नेफ्रॉन, बहुत सारी नेफ्रॉन्स ओपन अप कर जाती है कलेक्टिंग डक्ट में। तो ये मेरा पूरा स्ट्रक्चर हुआ नेफ्रॉन का। अब ग्लोमेरुलस जो कैपिलरी थी ना, वो देखती है कि चलो मैंने बाउमन कैप्सूल को तो दे दिया सामान, भाई पीछे तो बड़ा लंबा ऐसा लूप सा बन रहा है, इतना दूर तक तो मैं सामान नहीं दे पाऊंगी। बेटा यहाँ पे सब जगह पे सेल ही सेल है, सेल ही सेल है, सारी सेल्स को सामान चाहिए यार, सबको सामान चाहिए। तो यार ये कैपिलरी कहती है कायदे से आर्टरी से आर्ट्रियोल, आर्ट्रियोल से कैपिलरी, कैपिलरी से वेनियोल, वेनियोल से वेन, यही बनना चाहिए। ये कंफ्यूज हो जाती है, कहती है यार मैं दोबारा तो अभी वेनियोल तो नहीं बन सकती। तो बेटा ये निकलने के लिए एक बार फिर से ध्यान से देखना, एक बार फिर से कहती है कि मुझे कैपिलरी बनना पड़ेगा, और अगर मुझे कैपिलरी बनना पड़ेगा तो मेरे को निकलने के लिए फिर से आर्ट्रियोल बनना पड़ेगा। दिस इज़ बिगेस्ट एक्सेप्शन। आप जो नॉर्मल सीक्वेंस पढ़ते हो उससे बहुत बड़ा एक्सेप्शन है ये। तो ये वाला पॉइंट जो होता है इसको हम बोलते हैं इफेरेंट आर्ट्रियोल। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। एफेरेंट तुम कैसे याद रखोगे? अंदर, ए से अंदर। इफेरेंट तुम कैसे याद रखोगे? ई से एग्जिट करता है ना जैसे, तो वैसे ही ई से इफेरेंट बाहर निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज बेटा तुम्हें याद रखनी है, एफेरेंट आर्ट्रियोल का जो डायमीटर है, ध्यान से देखो, वो बड़ा है, और अगर तुम इफेरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर देखोगे तो वो छोटा है, ठीक है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है ताकि जब तुम अभी फिल्टर करोगे ना चीज़ें बाउमन कैप्सूल में, एक प्रेशर बनाने में ये मैकेनिज्म काम आएगी। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। अब एफेरेंट आर्ट्रियोल कहता है अपन को तो अब फिर से क्या बनना पड़ेगा? कैपिलरी। लो जी बनाओ कैपिलरी। ये कहता है मुझे ऐसी कैपिलरी बननी है जो पूरी तरफ सब जगह सप्लाई दे सके। तो बेटा ये डायग्राम इतना आसान है ना, ये देखो पूरे में फैला दो जितना तुम फैला सकते हो ना। ये देखो, ये मैंने इसको पहुंचा दिया, फिर चाहूँ तो मैं इधर से यहाँ से और शुरू कर सकती हूँ। ये लो जी, इधर से मैंने इसको पहुंचा दिया, इधर से इसको पहुंचा दिया। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बस इसको ना गुच्छों में डिवाइड करते जाओ, करते जाओ। दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ योर कैपिलरी। ये कुछ और नहीं, यहाँ पे कैपिलरी डिवाइड करती जा रही है, पूरे में इसको सराउंड करती जा रही है। ये लो जी, ये देखो लाइक दिस, सराउंड करा। ये लो, ये स्ट्रक्चर मैं तुम्हारे सामने इसलिए बना रही हूँ ताकि ये कोई डरावना स्ट्रक्चर ना रहे। लो बन गया, पूरा स्ट्रक्चर बन गया। दिख रहा है तुम्हें? कुछ भी नहीं किया मैंने, इधर से उधर, इधर से उधर जोड़ जाड़ के बना दिया। ये सारी क्या है? कैपिलरी है, ठीक। अब तुम ध्यान से समझना इस वर्ड का मतलब। बेटा ये पूरी जो कैपिलरी है, ये पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी के अराउंड अराउंड घूमती हुई जा रही है। अराउंड अराउंड घूम रही है, किसके घूम रही है? ट्यूब्यूलर कैपिलरी के, सॉरी ट्यूब्यूल्स के, है ना। तो इस कैपिलरी का नाम हमने क्या रख दिया? बहुत आसान नाम है इसका, इसको हम प्यार से बोलते हैं पेरी। पेरी वर्ड का मतलब होता है अराउंड। ट्यूब्यूलर किसके अराउंड है भाई? ये पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, ट्यूब्यूल्स हैं ये। तो पेरी ट्यूब्यूलर क्या है? ये कैपिलरी। तो ये बन गई पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरी। क्लियर इतनी बात अपन को अच्छे से? अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। पेरीट्यूबुलर कैपिलरी बन गई। अब मुझे बाहर निकलना है यहाँ से, तो मुझे बाहर निकलने के लिए कैपिलरी को किस में ओपन करना पड़ेगा? वेनियोल में। तो बेटा यहाँ से बहुत सारी जगहों की कैपिलरी जुड़ेगी और क्या फॉर्म करेगी? वेनियोल। यहाँ से क्या फॉर्म होगा? वेनियोल। और खूब सारी वेनियोल्स जुड़कर बाहर की तरफ निकलेंगी लाइक दिस, ठीक है। और जब बाहर की तरफ निकलेंगी तो क्या बन जाएंगी? वेन। और बेटा खूब सारी वेन अल्टीमेटली जाके ये बॉडी के नीचे वाले हिस्से से जा रही है ना, सो ये किस में ओपन अप कर जाएंगी? ये ओपन अप कर जाएंगी इंफीरियर वेना कावा। तुम्हें पता है ये सीक्वेंस अगर तुम्हें याद हो गई तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि भाई किडनी में तो कितना मस्त तुमने सर्कुलेशन भी लिंक कर दिया। समझ रहे हो कितना आसान है? सर्कुलेशन भी लिंक हो गया। यहाँ पे आ जाओ, ऊपर वाले डायग्राम पे चलो। देखो भाई शुरुआत कहाँ से हुई थी, अब तुम रिपीट करना। एओर्टा से ब्लड आना शुरू हुआ था, आर्टरी में गया,
किडनी में जो आर्टरी जा रही थी रीनल आर्टरी बन गई। आर्टरी ने अंदर घुस के बोला ओ माय गॉड इतनी नेफ्रॉन्स, मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। क्या बनी वो? आर्ट्रियोल्स बनी। आर्ट्रियोल्स बोली मेरे को किस में जाना है? नेफ्रॉन में। तो जो आर्ट्रियोल अंदर घुसी उसका नाम तुमने क्या रखा? इधर डायग्राम में देखो, एफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट आर्ट्रियोल अंदर गई, उसने देखा ऐसे सी शेप कुछ स्ट्रक्चर पड़ा है, तो उसने उसी के पैटर्न में ऐसे डिवाइड कर लिया, गुच्छों में डिवाइड करी कैपिलरी में। वो कैपिलरी का गुच्छा कहलाता है ग्लोमेरुलस। उसने सामान इधर बाउमन कैप्सूल में डाला, पर उसने देखो यार पूरी की पूरी नेफ्रॉन तो बड़ी लंबी है, मुझे थोड़ा और सामान डिवाइड करना पड़ेगा। तो उधर सामान डिवाइड करने के लिए एक बार फिर से उसको कैपिलरी बनना पड़ेगा, और अकॉर्डिंग टू द रूल उसको एक बार फिर से क्या बनना पड़ जाता है? आर्ट्रियोल। तो ये निकलते वक्त क्या बन गई? इफरेंट आर्ट्रियोल। फाइनली जाके पूरे में डिवाइड हो गई और बन गई कैपिलरी। जो कैपिलरी ट्यूब्यूल्स को गुच्छा बना के देख रही है उसको तुमने नाम क्या दे दिया? पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। ठीक, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी कहती है चलो भाई काम निपटा, सारी ट्यूब्यूल्स को मैंने सामान दे दिया, अब मैं निकलती हूँ। निकलने के लिए वो क्या बनी आपकी? वेनियोल। वेनियोल सब जगह से कलेक्ट होएगी, क्या बन जाएगी? वेन। और अल्टीमेटली वेन जुड़ जुड़ के तुम्हारी क्या बन जाएगी? वेना कावा। तो बेटा जब भी तुम डायग्राम देखते हो ना, आप हमेशा देखते हो किडनी के अंदर रीनल आर्टरी जाती है और किडनी के बाहर ये देखिए, आई होप अभी डायग्राम बिल्कुल क्लियर है, ये निकलता है आपका रीनल वेन। ठीक है, और रीनल वेन अल्टीमेटली, लो जी इधर से जोड़ दो, ये लो इधर से ये, इधर से ये लो, यहाँ से मैंने जोड़ा, ऊपर जा रहा है ये, और ये ऊपर जाके अल्टीमेटली लो हार्ट के इधर की पार्ट में खुल गया। और जब खुला तो ये किस फॉर्म में खुला? इंफीरियर वेना कावा। आई होप तुम्हें ब्लड सर्कुलेशन क्लियर है। मेरा अभी का पूरा जो डायग्राम है ये ब्लड सर्कुलेशन समझा रहा है। अब आ जाओ नीचे, अपन फटाफट किसको देख लेते हैं एक बार फिर से, स्ट्रक्चर को नेफ्रॉन के। आओ देखते हैं। नाउ नेफ्रॉन का ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना बेटा, इसको अपन ने ब्रॉडली दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। देखो, एक पार्ट को अपन बोलते हैं मेल्फिजियन कॉर्पसल या रीनल कॉर्पसल। देखो रीनल वर्ड किडनी के लिए आता है, नाम क्या रखना है? मेल्फिजियन कॉर्पसल या रीनल कॉर्पसल। ग्लोमेरुलस जो है, जो आप देख रहे हो नीचे की तरफ जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, दिस इज योर ग्लोमेरुलस। व्हाट इट इज? टफ्ट ऑफ कैपिलरी। किस ऐसे सी शेप पार्ट है बाउमन कैप्सूल, इसके अंदर जाकर ओपन कर रहा है। तो इन दोनों को मिलाकर ही आप मेल्फिजियन कॉर्पसल या रीनल कॉर्पसल बोलते हो। ठीक है, सेकेंड पार्ट आपको दिख रहा है, ये पीछे पूरा का पूरा ट्यूब जैसा चल रहा है, पीसीटी, नीचे लूप ऑफ हेनले एंड देन डीसीटी, पर पूरा का पूरा ट्यूब फॉर्म में चल रहा है ना। तो इन तीनों को मिलाकर आप क्या बोल देते हो? रीनल ट्यूब्यूल। तो आपने ओवरऑल नेफ्रॉन को कितने पार्ट में डिवाइड किया? दो, मेल्फिजियन कॉर्पसल, रीनल ट्यूब्यूल। मेल्फिजियन कॉर्पसल में क्या क्या आएगा? ग्लोमेरुलस एंड बाउमन कैप्सूल। रीनल ट्यूब्यूल में क्या क्या आएगा? पीसीटी, लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी। ठीक है, आई होप इसके साथ हमारा पूरा का पूरा नेफ्रॉन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल क्लियर है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट पार्ट पे। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज टाइप ऑफ नेफ्रॉन। बहुत आसान है, सुनना। जब तुम किडनी पढ़ रहे थे, जब हम किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, ध्यान से देखना बेटा, ये रही आपकी किडनी। ठीक है, किडनी को ब्रॉडली आपने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, अंदर से हमने इसे दो रीजन में डिवाइड किया था। एक जो बाहर वाला रीजन था उसको आपने बोला था कॉर्टेक्स रीजन, और जो अंदर वाला रीजन था उसको आपने बोला था मेड्यूलर रीजन। ठीक है, अगर मैं इस सेम रीजन को यूं करके बना दूं, भाई अभी मैंने तुम्हें यूं दिखाया कि दिस रीजन इज योर कॉर्टेक्स, दिस रीजन इज योर मेड्यूला। अगर मैं सेम को इमेजिन करूँ, किडनी को ऐसे ऐसे इमेजिन करके तुम्हारा काम कर दूं, कोई दिक्कत है? सेम चीज़ अगर मैं इधर बना दूं, तो अब ये वाला रीजन मेरे लिए कौन सा हो जाएगा? कॉर्टेक्स, एंड दिस रीजन विल बी योर मेड्यूला। ठीक है, अब कॉर्टेक्स में और मेड्यूला में कौन कौन से पार्ट आते हैं नेफ्रॉन के, नेक्स्ट तुम्हारा काम ये है जानना। देखो भाई ध्यान से सुनो, ये जो आपका बाउमन कैप्सूल है, नेक्स्ट योर पीसीटी, अरे पीसीटी तो बड़ी गंदी बनाई भाई, ये रही मेरी पीसीटी, ये वाला पार्ट कॉर्टेक्स रीजन में चल रहा है। फिर नीचे गया मेरा ये लूप ऑफ हेनले मेड्यूला के अंदर, और बेटा फिर मेरा डीसीटी कौन से रीजन में आ गया? कॉर्टेक्स में। और ऐसे ये जो आपका कलेक्टिंग डक्ट है ये हो गया। ठीक है, सो आपका बाउमन कैप्सूल, आपका पीसीटी, बाउमन कैप्सूल, पीसीटी,
एंड डीसीटी, ये पूरा का पूरा प्योरली कौन से रीजन में आ रहा है? कॉर्टेक्स रीजन में। और कौन सा पार्ट जो पूरा का पूरा मेडुला में जा रहा है? दैट इज लूप ऑफ हेनले। ठीक है, ये भी छोटी सी बात है, आपको पता होनी चाहिए कौन सा पार्ट कॉर्टेक्स में होता है, कौन सा पार्ट मेडुला में। अब बेटा क्या होता है, जनरली हमारा ये जो लूप ऑफ हेनले है ना, नेफ्रॉन्स जो हैं जनरली उनका लूप ऑफ हेनले छोटू सा होता है, छोटू सा। ठीक है, तो वो जरा सा ऐसे मेड्यूला में जाता है, डिप करके यूँ ऊपर आ जाता है। डिप का मतलब तुम समझते हो ना, डुबकी लगा के ऊपर हो जाता है। तो मैंने अभी तुम्हें दिख रहा है मेड्यूला कितना छोटा सा बनाया। ऐसी नेफ्रॉन्स जिनका जिनका लूप ऑफ हेनले छोटा सा होता है और थोड़ा सा ही डिप करता है मेड्यूला में, ऐसी नेफ्रॉन्स कहलाती हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। क्या कहलाएंगे बेटा ये नेफ्रॉन्स? कॉर्टिकल नेफ्रॉन। देखो डायग्राम, देखो आपके पास डायग्राम है स्क्रीन पे, आपको दिख रहा है ये वाला रीजन जो है, दिस इज योर कॉर्टेक्स रीजन, दिस इज योर मेड्यूला रीजन। ये रहा बाउमन कैप्सूल दिखा तुम्हें, पीसीटी दिखा तुम्हें, डीसीटी दिखा। पूरा कौन से रीजन में जा रहा है? तुम्हारे कॉर्टेक्स में। और दिख रहा है बेटा, ध्यान से देखो, ये छोटा सा पोर्शन लूप ऑफ हेनले किधर की तरफ जा रहा है? मेड्यूला रीजन में। पर आप देख पा रहे हो लूप ऑफ हेनले कितना छोटा सा है। ऐसी नेफ्रॉन्स क्या कहलाती हैं? कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कितना आसान है याद रखना, कॉर्टेक्स में जा रहा पार्ट कॉर्टिकल नेफ्रॉन का। और तुम्हें जान के बड़ा मजा आएगा, 100% में से 85% नेफ्रॉन आपकी ऐसी ही होती है। ठीक है, नॉर्मल नेफ्रॉन ऐसी ही होती है। अब कुछ नेफ्रॉन हमारी बॉडी में स्पेशल टाइप की होती है। कितना हुआ? 85 हो गया तो 15% हुई। इनका क्या होता है? बाउमन कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, तीनों का तीनों एज इट इज कॉर्टेक्स में लाया करता है। ठीक है, पर इनका लूप ऑफ हेनले कहता है मैं तो लंबा बनूंगा जी, मैं तो नहीं बनूं छोटा, मैं तो लंबा जाऊंगा, नीचे जाऊंगा तो मैं मेड्यूला में ही, और लंबा जाऊंगा। तो बेटा ये इतना ज़्यादा लंबा है, कैन यू जस्ट सी, दिस इज योर मेड्यूला, ये वाला पूरा। पिछली बार लूप ऑफ हेनले सिर्फ इतना था, ये तुम्हारा पूरा लूप ऑफ हेनले से मस्त डिप कर रहा है। तो कुछ 15% नेफ्रॉन जिनका लूप ऑफ हेनले इतना ज़्यादा डिप करता है मेड्यूला के अंदर, ऐसी नेफ्रॉन्स का एक स्पेशल नाम होता है जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। कितनी परसेंट? 15%। इतनी बात समझ आई तुमको? अब तुम्हें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट में समझाती हूँ, वासा रेक्टा का, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सुनना। ये आपकी नेफ्रॉन बनी। अभी मैंने तुम्हें बताया था कि आपका इधर से आ रहा है एफेरेंट आर्ट्रियोल। बच्चों एफेरेंट आर्ट्रियोल ओपन अप हो जाता है ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस किस में जाके ओपन हो जाता है? इफेरेंट आर्ट्रियोल। फिर ये क्या कहता है? मुझे तो कैपिलरी बनना पड़ेगा। तो ऐसे धमाधम कैपिलरी में डिवाइड करता जाता है। अभी टू सिंप्लीफाई, अभी मैंने तुम्हें बताया था कुछ नहीं, किधर की तरफ भी डायरेक्शन में ऐसे कैपिलरीज बना लो। लो जी, कैपिलरी बना के इसको निकाल के मैंने यूँ बाहर निकाल दिया, बन गया। अब बेटा अभी मेरा तुम्हें दिख रहा है ये जो पूरा का पूरा लूप ऑफ हेनले छोटा सा है, अगर मैं इतनी कैपिलरी बना दूं तो भी ये सफिशिएंट है। ठीक है, पर अगर इस डायग्राम में मैं इतना कम कैपिलरी का राउंड दूं तो फिर तो मेरी ये लूप ऑफ हेनले की सारी सेल्स को तो सप्लाई हो ही नहीं पाएगा। तो यहाँ के केस में, ओनली इन दिस केस, यहाँ पे जो कैपिलरी है ना, ऐसे घूमते घूमते एक लंबी सी ऐसे पैरेलल टू योर लूप ऑफ हेनले एक कैपिलरी बनाती है। ध्यान से देख पा रहे हो ना तुम, जो तुम्हारी लूप ऑफ हेनले यहाँ चल रही है उसी के जस्ट पैरेलल एक पूरी की पूरी कैपिलरी, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी की ही पार्ट होती है जो रन करती है किसके पैरेलल? लूप ऑफ हेनले। इस जो कैपिलरी है इसको हम नाम देते हैं वासा रेक्टा। समझ रहे हो? तो नेफ्रॉन में, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में वासा रेक्टा नहीं होता। क्यों? जो छोटा है, सुनना ध्यान से सुनना, लूप ऑफ हेनले छोटा सा है। जब छोटा सा है तो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी कहती ले लेना भाई, क्यों नाटक कर रहा है। इस केस में लूप ऑफ हेनले बहुत लंबा है, वो कहता है नीचे तक आ बहन, नीचे तक आ। तो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी कहते हैं मुझे एक अलग से लूप बनानी पड़ेगी, और ये अलग से लूप का ही नाम मैंने क्या दे दिया? वासा रेक्टा। तो अपन को टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन वाला पॉइंट क्लियर है बिल्कुल, आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। अब हम चलते हैं नेफ्रॉन की डेप्थ में। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। ये तुम्हें समझ आ गया तो तुम्हें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट ईजिली समझ आ जाएगा। चलो, नेफ्रॉन की सबसे पहला स्ट्रक्चर जो मैं स्टार्ट करती हूँ वो है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस बेटा क्या है? मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से समझा दिया, टफ्ट ऑफ कैपिलरी। कैसे बना ये भी मैंने तुम्हें अच्छे से बता दिया। एफरेंट आर्ट्रियोल अंदर आके जब गुच्छा ऑफ कैपिलरी में डिवाइड हो जाता है उसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। निकलते वक्त यही क्या बन जाता है? इफेरेंट आर्ट्रियोल। पहला पॉइंट क्लियर है? क्या काम है इसका? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अभी के लिए तुम्हें मैं समझा देती हूँ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या होता है।
जो ब्लड आ रहा है ना तुम्हारा इस आर्ट्रियोल से, वो कैपिलरी के थ्रू बाउमन कैप्सूल में ऐसे यहाँ पड़ जाएगा। ये देखो, ये जो है ना, ये पूरा स्ट्रक्चर, ये देखो, ये आ रहा है एफरेंट आर्ट्रियोल, दिख रहा है तुम्हें बेटा, डायमीटर ज़्यादा है। ये पूरा गुच्छा दिख रहा है तुम्हें कैपिलरी का, इसी को तुमने ग्लोमेरुलस बोल दिया। और ये डायमीटर देखो जाता हुआ इफरेंट आर्ट्रियोल का, और यहाँ पर यहीं से आप सामान भेजते हो बाउमन कैप्सूल में। सो इसी को ही आप स्टेप बोलते हो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जो कि एक इंपॉर्टेंट स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन की। क्लियर है ये वाला स्ट्रक्चर? चलिए नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, बाउमन कैप्सूल। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब वाला जो पार्ट है वो तुम्हें कान नाक सब कुछ खोल के सुनना है, ध्यान से सुनो। सामान मुझे कहाँ से कहाँ भेजना है? ग्लोमेरुलस से बाउमन कैप्सूल भेजना है, ठीक है। अब बेटा अगर मुझे सामान भेजना है तो तुम्हें छन्नी इमेजिन करनी पड़ेगी, चाय छानने वाली छन्नी, पोहे छानने वाली छन्नी, तो मुझे वही इमेजिन करनी पड़ेगी। भाई अगर मुझे सपोज करो इधर से इधर कुछ भेजना है तो मुझे पोर्स तो प्रोवाइड करने पड़ेंगे चीज के जाने के लिए। वही स्ट्रक्चर अब तुम्हें ध्यान से सुनना है। देखो, आप पहले मेरा डायग्राम समझोगे, उसके बाद अपन इधर देखेंगे। देखो, आपका इधर से जो पार्ट आ रहा है वो कौन सा पार्ट है? ये रहा तुम्हारा एफरेंट आर्ट्रियोल, खुल रहा है। एफरेंट आर्ट्रियोल किस में खुला? ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस किस में खुला? इफरेंट आर्ट्रियोल में। बेटा ग्लोमेरुलस क्या है? कैपिलरी है। एनिमल टिश्यू पढ़ा है तुमने? एनिमल टिश्यू में क्या पढ़ा तुमने कि कोई सी भी ब्लड वेसल, आर्टरी हो, वेन हो, कैपिलरी हो, अंदर की तरफ से लाइन होती है हमेशा किससे? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। कुछ याद आया अपन को सबको कि भाई सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से लाइन होती है सारी ब्लड वेसल। और तुम्हें ये भी याद है कि हमारी ब्लड वेसल्स की सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम को हम प्यार से क्या बोलते हैं? एंडोथेलियम। याद आया तुम्हें? तो ये बेटा अंदर से, ये दिख रहा है तुम्हें, अंदर से पूरी लाइंड है। और ये जो सेल्स तुम्हें दिख रही हैं ये क्या है? कुछ नहीं है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है। नाम मैंने क्या दे दिया इसका? एंडोथेलियम, ठीक है। नेक्स्ट चीज तुम्हें याद आ रहा है, जब भी तुम एपिथेलियल टिश्यू बनाते हो तो सेल्स हमेशा एक मेम्ब्रेन पे लाया करती हैं, जिसको प्यार से तुम क्या बोलते हो? बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो बच्चों तुम्हें दिख रहा है ये नीचे बीच वाला स्पेस, ध्यान से देखना, मैं इसको मार्क करूँगी। ये वाला जो स्पेस है, ये दिख रहा है, ये जो बीच वाला स्पेस है, इसको जिसको मैं कलर कर रही हूँ, ये जस्ट किसके नीचे पड़ा हुआ है? आपकी एंडोथेलियम के नीचे। तो बेटा ये स्पेस कुछ और नहीं, बेसमेंट मेम्ब्रेन है। तो आप ध्यान से देखिए नेक्स्ट मार्किंग, ये रहा ग्लोमेरुलस, ये रहा एंडोथेलियम, ये रहा बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्लियर? यहाँ तक की बात क्लियर? अब ध्यान से सुनो। नेक्स्ट पार्ट क्या है? बाउमन कैप्सूल। बाउमन कैप्सूल के बाहर से यूं बाहर से चल रहे हैं अपन अंदर की तरफ, बाहर से सी शेप की तरफ चल रहे हैं। तो बेटा जो पार्ट सेल्स का बाहर से यूं लाइन करता हुआ आ रहा है ना, ये दिख रहा है तुम्हें बाहर से? तुम्हें याद है यार, बायो के बच्चे हो तुम तो, बाहर वाली को हम क्या बोलते हैं? पेराइटल। अंदर वाली को, लेयर को हम क्या बोलते हैं? विसरल। तो जो बाहर से लाइनिंग करता हुआ आ रहा है ना, इसको हम बोलते हैं पेराइटल लेयर। और जो अंदर आके सी शेप, ये जो सी शेप पार्ट में सेल्स है ना, ये कुछ इस तरीके से स्पेशल सेल्स बन गई लाइक दिस। इन स्पेशल सेल्स को हम बोलते हैं विसरल लेयर। बाहर वाली पेराइटल लेयर, अंदर जो गई, यूं अंदर जो गई, वो कौन सी बन गई? आपकी विसरल लेयर। विसरल लेयर की सेल ना कुछ गजब है, सुनो। कुछ ना ऐसे पैरों जैसी हैं। विसरल लेयर की कुछ जो सेल्स हैं वो ऐसे पैरों जैसी हैं। तो जिस साइंटिस्ट ने इसका नाम रखा, उस बंदे ने बोला मैं इसका नाम आज से रखूँगा पोडोसाइट। पोडो का मतलब क्या होता है? पैर जैसी। साइट का मतलब है सेल। तो ऐसी सेल जो कि पैर जैसी दिखे वो क्या कहलाएगी? पोडोसाइट। बहुत आसान है, ये तुम्हें समझ आया? ये यूरिन फॉर्मेशन में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये समझने के लिए। अभी दोबारा सुनो। एफरेंट आर्ट्रियोल कैपिलरी में डिवाइड हुई, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस के अंदर की लाइनिंग सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम क्या कहलाएगी? एंडोथेलियम। क्या है उसके नीचे? बेसमेंट मेम्ब्रेन। फिर उसके नीचे क्या है? बाउमन कैप्सूल। बाउमन कैप्सूल के बाहर से लाइनिंग आ रही है पेराइटल लेयर, अंदर की तरफ जा रही है विसरल लेयर। सेल्स का शेप गजब है, सेल का शेप ऐसे चलने पाँव जैसा है ना, पोडो पाँव जैसा। तो नाम उस सेल का क्या रख दिया बंदे ने? पोडोसाइट। पोडोसाइट बोले तो पैर जैसी सेल्स। यहाँ तक की बात क्लियर है तुम्हें सबको? अब बेटा ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये जो तीन, मैं सिर्फ तीन की बात कर रही हूँ, एंडोथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन,
एंड योर विसरल लेयर, बोले तो पोडोसाइट, ये तीनों मिलाकर आपका एक स्पेशल स्ट्रक्चर कहलाता है ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन। और ये ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन ही वो पार्ट है जिसके कारण आप इतनी मस्त फिल्ट्रेशन कर पाते हो। अभी जब तुम यूरिन फॉर्मेशन पढ़ोगे तो यूरिन फॉर्मेशन की पहली स्टेप होती है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और बेटा अगर तुम्हें कुछ चीज़ बहुत मस्त भेजनी हो, थोड़ा दिमाग लगाना, अगर मुझे चीज़ यहाँ से यहाँ भेजनी है और मैं चाय छानने वाली छन्नी लगा दूँ तो चीज़ कम आ पाएगी। थोड़ा सा मैं छेद बड़ा कर दूँ तो चीज़ ज़्यादा आ पाएगी। छेद और बड़ा कर दूँ चीज़ और आ पाएगी। और लो जी, छेद नहीं, बड़े बड़े मोटे मोटे यूँ बना दूँ तो और चीज़ जाएगी। तो बेटा जैसे जैसे पोर साइज़ बड़ा होता जा रहा है चीज़ें जाती जा रही है। यहाँ तक क्लियर है? ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन देखो, ये पूरा का पूरा सेम एज इट इज़, वही जो मैंने तुम्हें बताया। अब मैं इसी को ही थोड़ा सा और जूम कर रही हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। यहाँ से यहाँ वही सेम स्ट्रक्चर है, बस उसको मैंने और जूम कर दिया। यहाँ से शुरू करो ग्लोमेरुलस से। ग्लोमेरुलस के अंदर की लाइनिंग क्या होगी आपकी? एंडोथीलियम। बेटा एंडोथीलियम ऐसे बिल्कुल पास पास थोड़ी है, ऐसे इमेजिन करो सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम एकदम चिपकी हुई नहीं है। ऐसे होंगी तो फिर यार चीज़ें कैसे जा पाएंगी? एकदम चिपकने की जगह उन्होंने कहा यार थोड़ी थोड़ी सी जगह छोड़ दो, लेट्स गिव सम स्पेस। तुम्हें याद आ रहा है बचपन में जब स्कूल में अपन लाइन में खड़े होते थे तो कहते थे ना 1 हैंड डिस्टेंस कर लो। तो इमेजिन करो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ने 1 हैंड डिस्टेंस कर लिया। 1 हैंड डिस्टेंस करते बीच में जगह बन गई। और बेटा ये जो छोटी छोटी सी जगह बनी ना इनके बीच में, इन्हीं जगह को हमने एक नाम दे दिया फेनेस्ट्री। क्या नाम दे दिया इसको? फेनेस्ट्री। नेक्स्ट इसके जस्ट नीचे क्या होगी? बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन तो भाई परमिएबल होती है, आराम से कह रही है आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ, है ना। सो यहाँ से ये हो गई आपकी पहली लेयर, ये हो गई आपकी सेकेंड लेयर। अब चलो तुम तीसरी साइड, कहाँ जा रहे हो तुम? बाउमन कैप्सूल के। अगर इसी डायग्राम को मैं इमेजिन करूँ तो ये यही तो होगा ना बेटा, ये देखो यही तो हो रहा है, ये बाउमन कैप्सूल, इधर से ये इधर से ये। तो यहाँ वाली लेयर तो क्या हो जाएंगी आपकी? पेराइटल। अंदर वाली क्या हो जाएंगी? विसरल। अब विसरल वाली की स्ट्रक्चर को तुम ध्यान से समझना। इमेजिन करो इधर की साइड आपका कौन है? एंडोथीलियम, ठीक है। छेद हो रखे हैं, थोड़ा तुम्हें इमेजिन करना पड़ेगा कि यहाँ पे छेद हो रखे हैं। ये पूरा जो मेरा हाथ है इसको इमेजिन कर लो बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये जो आपका तीसरा पोडोसाइट है ना बेटा, पोडोसाइट ना कुछ ऐसी सी सेल्स होती हैं, दिख रही है तुम्हें? ऐसी सी दिख रही है तुम्हें वहाँ पे? वो ऐसे पूरा का पूरा यूँ प्लेस्ड होती हैं इसके ऊपर, ठीक है। अब कोई भी सामान अगर आ रहा है तो सबसे पहले वो इधर से आएगा, कहाँ से? इन छेदों में से जाएगा, एंडोथीलियम की छेद से पार होता 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 बेसमेंट मेम्ब्रेन से पार। और ये रहा मेरा ये पूरा पोडोसाइट। पोडोसाइट के बीच में से ऐसे ना छेद होंगे यूं, लाइक दिस। ये दिख रहे हैं तुम्हें छेद? ये जो बेटा ये जो छेद दिख रहे हैं ना, इन छेदों को ही हम बोलते हैं स्लिट पोर्स। क्या बोलते हैं अपन? स्लिट पोर। तो आराम से चीज इस स्लिट पोर के थ्रू पास होकर ऐसे बाउमन कैप्सूल में चली जाएगी। क्लियर है? पहले ब्लड जब आएगा किससे पार होगा? एंडोथीलियम। सेकंड किससे पार होगा? बेसमेंट मेम्ब्रेन। और तीसरा ये रहे पूरा का पूरा पोडोसाइट, इसके छेद क्या कहलाएंगे आपके? स्लिट पोर। और इनसे पार होता हुआ बाउमन कैप्सूल में चल जाएगा। अगर तुम्हें ये स्टेप क्लियर है ना, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बस यूं रट्टे लगाने हैं बस, तो और फिर तो कुछ करना ही नहीं है। जरा सा अपन को 2-3 वर्ड्स और सीखने हैं और फिर तो आराम से खत्म, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज आओ ध्यान से। बाउमन कैप्सूल के बाद चीज किस में ओपन अप करती है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। बेटा पूरी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का बहुत जरूरी काम है। अब पता है होता क्या है? सुनो, मजेदार चीज क्या होती है। ब्लड जो होता है ना, ब्लड देने तो क्या क्या आता है? सुनो, देने आया था न्यूट्रिएंट, देने आया था ऑक्सीजन, देने आया था कचरा। भाई उसको इतना बड़ा छेद मिल जाता है कि मैक्सिमम पार्ट, आप सोचो ब्लड का सारा पार्ट इधर आ जाता है। सोचो यार कितनी मजेदार बात है। ब्लड से मैक्सिमम पार्ट इधर आ गया तो मैक्सिमम पार्ट ही ब्लड का पूरा आपका यूरिन में जाएगा क्या? तो यार ब्लड कहता है शिट यार, मैंने तो गलती से सारा सामान उधर दे दिया। तो पीसीटी कहती है डोंट वरी, तेरा जो काम का सामान है ना वो मैं मैक्सिमम वापस से तुझको दे दूंगी, तू टेंशन मत ले। तो पीसीटी जो होती है आपकी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो कि ऐसी होती है, उसके अंदर ऐसी यूँ ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथीलियम होती है। ब्रश बॉर्डर्ड क्यों होती है? बेटा तुम एनिमल टिश्यू में पढ़ चुके हो। ब्रश बॉर्डर का काम होता है मैक्सिमम सरफेस एरिया बढ़ाना, और उसके सरफेस एरिया बढ़ने से चीज़ों का एब्जॉर्प्शन
आसानी से हो जाएगा। क्लियर? क्यों है देखो, लाइंड बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियम। कैसी क्यूबॉइडल एपिथेलियम? ब्रश बॉर्डर्ड माइक्रोविलाई वाली। क्यों? ताकि सरफेस एरिया बढ़े। काहे जरूरी है ये? फॉर रीएब्जॉर्प्शन, क्योंकि बेटा गलती से ब्लड बाय मिस्टेक अपना आधे से ज़्यादा सामान ही फिल्ट्रेशन में पटक गया तो ऐसे तो भाई मर जाएंगे अपन, तो उसको रीएब्जॉर्ब करते हैं। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले पीसीटी से नीचे की तरफ जो जा रहा है ना, उसको तो हम बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब, और जो ऊपर जा रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? असेंडिंग लिम्ब। सिंपल यार, कॉमन सेंस है। नीचे जा रहा है डिसेंडिंग, ऊपर जा रहा है असेंडिंग। अब इसके अंदर, ये तुम्हें पता है मेड्यूला में होता है, अब इसके अंदर भी थोड़ी सी बात तुम्हें याद रखनी है। डिसेंडिंग, जैसे कि पीसीटी है, पीसीटी से जस्ट नीचे वाला जो पार्ट स्टार्ट होता है ना डिसेंडिंग का, वो थोड़ा सा बड़ा होता है, मतलब ब्रॉड होता है, और जो नीचे जा रहा होता है ना वो ऐसे पतला हो जाता है। ठीक है बेटा, ये डिसेंडिंग है। सो ये जो आगे वाला पार्ट है ना, ये थोड़ा थिक है, इसमें भी आपको क्यूबॉइडल एपिथेलियम मिलेंगी, बट ब्रश बॉर्डर्ड नहीं होंगी, नॉर्मल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होंगी। क्लियर? ये सब एनिमल टिश्यू की बातें हैं। और फिर आ जाओ आप नीचे, ये दिख रही है तुम्हें, क्या है ये आपकी? ये है लूप ऑफ हेनले, पर ये थोड़ा सा पतला हो गया। सो दिस पार्ट इज़ योर लोअर पार्ट, जो कि थिन है। और बेटा कॉमन सेंस लगाओ, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। जैसे इमेजिन करो मैंने यहाँ पे क्यूबॉइडल ठूंसनी शुरू की, ये तो जगह इतनी छोटी है, तुम कॉमन सेंस लगा के याद रखो। अब जगह इतनी छोटी है, क्यूबॉइडल कहेगी यार क्या यार, मैं तो आऊँगी नहीं यहाँ पे, तो सिंपल स्क्वामस कह रही रहने दे बहन, नखरे मत दिखा, मैं आ जाऊँगी। तो यहाँ पर क्या होगी? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। क्लियर? इसके बाद आपका ये पूरा का पूरा पार्ट ऊपर जाएगा। जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? असेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग लिम्ब में पूरे में ऐसा कुछ ज़्यादा मारा मारी नहीं है, वो कहता है चुपचाप मेरे तो स्क्वामस एपिथेलियम लगा दो और मस्त रहो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लास्ट आ जाओ आप, ये पूरा का पूरा पार्ट पीसीटी, ये रहा आपका डिसेंडिंग पार्ट, ये रहा आपका असेंडिंग पार्ट, एंड फाइनली आप किस में ओपन अप कर रहे हो? डीसीटी में। बेटा डीसीटी जो पार्ट है ना, ये बहुत समझदार पार्ट है तुम्हारे नेफ्रॉन्स का। ये कॉर्टेक्स में आता है। ये कहता है कि जैसी ज़रूरत हो वैसे अकॉर्डिंग मैं काम करूँगा। तो इसमें आपने क्या पटक दी? क्यूबॉइडल। कैसे याद करोगे? दोबारा ध्यान से सुनो। पीसीटी ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन तुम्हें यहीं से करनी। क्या रीएब्जॉर्प्शन? क्या ब्लड बाय मिस्टेक सारा सामान यहीं पटक गया था। ठीक, नेक्स्ट चलो लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग पार्ट। डिसेंडिंग में ऊपर वाला पार्ट चौड़ा, क्यूब पटक दो, नीचे वाला पार्ट छोटा, स्क्वामस पटक दो। फिर तुम किस पे गए? असेंडिंग में। असेंडिंग कह रहा मेरे कोई नखरे नहीं, मुझे तो स्क्वामस ही दे दो। फिर तुम पहुंचे डीसीटी में। डीसीटी समझदार बंदा, ये कह रहा है जैसी सिचुएशन वैसा काम करूंगा, क्यूबॉइडल दे दो, मुझे कोई ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल नहीं चाहिए, मेरे को तो नॉर्मल क्यूबॉइडल चाहिए। क्लियर है? ये वाला पार्ट किस में ओपन अप कर जाएगा? आपके कलेक्टिंग डक्ट में। सो विद दिस, बस ये देखो ये सब तो तुमने पहले से पढ़ रखा है। विद दिस फाइनली, ये भी मैंने तुम्हें पढ़ा दिया, ब्लड सप्लाई ऑफ नेफ्रॉन। सो विद दिस आपका फाइनली आपका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ नेफ्रॉन, ब्लड सप्लाई टू योर नेफ्रॉन वाला टॉपिक खत्म। इसके साथ अब हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने वाला है वो है यूरिन फॉर्मेशन। आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।